और इसी थॉट के चलते 500 कश्मीर बन गए इस देश में। उनको इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके 12 बच्चे में से 11 बच्चे पंचर की दुकान कर रहे हैं। उनको एपीजे अब्दुल कलाम बनाने का शौक़ नहीं है अपने यहाँ, ये इस गलतफहमी से वो दूर हैं। लेकिन हमारा एक बच्चा होगा, वो अमेरिका में जाके शिक्षा लेगा और फिर शिक्षा लेके यहाँ आएगा और यहाँ के हालात देख के वापस चला जाएगा और माँ बाप को साल में एक बार फ़ोन कर लेगा, बात ख़त्म हो गई। तो इस हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा भाई, अगर सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे या सभी के पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। लिहाजा जो घटना दिल्ली में कल परसों घटी है, एग्जैक्ट 6 महीने पहले एक बड़ी घटना घटी थी और वो सिलसिला जारी है। वो सिलसिला इसलिए नहीं है कि हमको लगता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस कोई घटना घटी है। जैसे जैसे इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें अपने 5000 साल पुराने सभ्यता और उस गौरव की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी, ये घटनाएं ज़्यादा होंगी। सिर्फ एक छोटी सी बात पे कि एक बीमार लड़की अपने पिता के साथ हॉस्पिटल से आ रही थी, बीमार बेटी, उसको 2 मुसलमान लड़कों ने छेड़ा। ये बड़ी आम घटना थी। उस फादर ने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, उनसे मना किया। सिर्फ इतना कहने पे बेटे और बाप ने उसके फादर को वहीं चाकू से मार दिया। भाई आया, भाई को मार दिया। दूसरा बेटा आया तो उसको इंजर्ड कर दिया, वो आईसीयू में है। आपने इस पे कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते देखा? इस देश में किसी ने अपना अवार्ड वापस करा? इस देश में इंटॉलरेंस फैली? ये नहीं फैली। ये चुप भी खतरनाक है। ये दिल्ली की घटना हुई है, ये नागपुर में भी होगी, ये मुंबई में भी होगी, ये कहां कहां नहीं हो चुकी है। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि जब तक नागपुर में नहीं होगी तब तक हम नहीं बोलेंगे। संकट इस बात का है। हम बीमारी को बीमारी नहीं कहना चाहते, हम उसको अलग अलग छोटे छोटे तरीके से कि नहीं नहीं वो कुछ लोग भटके हुए लोग हैं। एक भटके हुए लोगों की हमने कहानी देखी कश्मीर में, आज भी वो लोग भटके हुए हैं और वो भटके लोग क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। आर्टिकल 35A पे जो हमारे 2 साथी थे, उसमें एक साथी आप ही के राज्य का था, वो अब हमारे साथ नहीं रहा। आर्टिकल 35A ये किसी ग्रुप का, किसी संगठन का मुद्दा नहीं है। आर्टिकल 35A जो आज कश्मीर 70% होने के बाद, 1990 की घटना के बाद जो बना है, उसके पीछे आर्टिकल 35A है। इतने बड़े बड़े दानिश्वर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हुए, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन ये मुद्दा तो कभी हमारे केंद्र में नहीं आया। लेकिन 370 बहुत साल से हम सुन रहे हैं, 370। क्या वजह है कि आर्टिकल 35A पे जब भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है पिछले 4 साल से, और वहाँ की चुनी हुई मुख्यमंत्री, पद पे बैठी हुई मुख्यमंत्री जब ये कहती है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, ये बात कोई और कहता तो इस देश में बड़ा हंगामा हो जाता। ये जो आप हमारे समाज की चुप्पी है, उसी के बाद उसने दोबारा कहा कि हम 1947 जैसे हालात कर देंगे अगर इसको हटाया गया तो आर्टिकल 35A क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं पता था? या वो लीगल ईगल जो सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी बातों पे संविधान का हवाला देते हैं, क्या किसी ने भी नहीं पढ़ा था? या मैं ये कहूं कि ये कि सामूहिक खामोशी थी, और क्योंकि अब वो आ गया है और जगह जगह उसकी चर्चा हो रही है, कहीं पटना में कैंडल लाइट मार्च निकल रहा है, कहीं चंडीगढ़ में निकल रहा है, लिहाजा या तो उसका दबाव है या लोग बोलने लगे हैं उसका दबाव है, जिसके कारण रूलिंग पार्टी ने जिस दिन अपना मैनिफेस्टो घोषित किया उसमें इसको शामिल कर लिया कि इसे हम हटाएंगे। वो हटाते हैं नहीं हटाते, मेरा अभी भी उस पर कोई वो नहीं है। मैं सरकारों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करता नहीं हूँ। सरकार में जो लोग चले जाते हैं उनको सरकार चलाने की अपनी एक कला होती है, उनके लिए वो महत्वपूर्ण होते हैं। कब देश में क्या करना है, कब देश में नहीं करना, वो जानते हैं
और करना है कि नहीं करना है, और करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये भी एक विषय होता है। लिहाजा भारत देश इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है। इस इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहने से यह देश डरता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये झूठे झूठे नैरेटिव जो पिछले 70 साल में बनाए गए हैं वो हमने गढ़े हैं, उन्होंने नहीं गढ़े हैं। उनका थॉट क्लियर है, उनका एक्शन क्लियर है, उनके दिमाग में जो है वो दिल में है और वही एक्शन में है। तीनों का कोऑर्डिनेशन है कि वो कंफ्यूज नहीं है। हम दिमाग से चाहते कुछ हैं, दिल में हमारे कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। लिहाजा ये हमारी प्रॉब्लम है। लिहाजा हम बीमारी नहीं ढूंढ पा रहे। हम हमेशा कोई मौका ढूंढते हैं। कुछ मुसलमान खराब हैं, बाकी अच्छे हैं। देखो, वो कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने उस धर्म के बारे में न जाना है, न किताब पढ़ी है, न बैकग्राउंड जानते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये उसके नारे लगाते रहते हैं। और अब तो मुझे अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के लाल किले के सामने सरदार जी शीशगंज गुरुद्वारा है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। उस शीशगंज गुरुद्वारे को जब भी कोई देखता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई 200-5,000 उसको बताने की ज़रूरत है ये क्यों बना। ये बात अलग है कि इस पार्टी और उस पार्टी में आप चले जाइए, जिन लोगों के लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं उनका किसी पार्टी में कोई यकीन नहीं है, उनको अपना एजेंडे में यकीन है। इसीलिए इस देश में पार्टी बदल जाने से आदमी की सोच भी बदल जाती है और इतनी खतरनाक हो जाती है, ये मुझे दुख की बात है। एक बेहतरीन क्रिकेटर पूर्णिया के अंदर जहां 65% मुसलमान हैं, बिहार के 4 ज़िले हैं जहां 70% से ऊपर मुसलमान हैं, वहां आपका कानून नहीं चलता। वहां जाके कहता है मुसलमान भाइयों तुम 65% हो, तुम एक हो जाओ, हम इनको हरा देंगे। पार्टी बदल जाने से दिमाग भी बदल जाता है, मुझे नहीं पता था। पार्टी बदलने से राष्ट्रभक्ति भी बदल जाती है, अपने अपने पूर्वजों को भी आदमी बदल लेता है। ये मुझे इस राजनीति में लगता है। इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल से कोई बहुत उम्मीद नहीं करता। लिहाजा जिन लोगों ने कुरान मजीद नहीं पढ़ा है, जो कुरान मजीद के बारे में नहीं जानते हैं और कुरान के ऊपर पूरा दावे से कहते हैं कि कुरान इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस, मेरी उनसे दरख्वास्त है, जो मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ, कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट नाम का एक संगठन बना था अलीगढ़ में जब मैं पढ़ता था। उन लोगों ने एक काम बहुत अच्छा किया है। कुरान शरीफ दुनिया की हर लैंग्वेज में मौजूद है, भारत की हर लैंग्वेज में मौजूद है। उन्होंने इतनी आसानी की आपके लिए, तब भी आपने नहीं पढ़ा। और क्योंकि आप उनके लिटरेचर को नहीं जानते हैं, कुरान को नहीं जानते हैं, अजान को नहीं जानते हैं, शरिया को नहीं जानते हैं, हदीस को नहीं जानते हैं, लिहाजा आप उनसे आर्गुमेंट नहीं कर पाते हैं। वो जो कुछ बता देते हैं आपको, आप उसी पे चलते रहते हैं। और एक दिन जब कश्मीर बन जाता है, जब मालदा बन जाता है, तब आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। मेरी आप सब लोगों से ज़ाती दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें, तो ये जो गंगा जमुना तहजीब, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आपके दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 1400 साल पहले, क्योंकि आजकल एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मारा, कुछ लोग उसे आतंकवादी बता रहे हैं, लेकिन मैं तो लगातार कई जगह पूछ चुका कि सन 1947 में अगर नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मारा था, तो जो उस वक्त का कानून था उसकी उसको सज़ा मिली। उसके मारने को तो किसी ने जस्टिफाई नहीं ठहराया कि नहीं साहब नाथूराम गॉडसे ने कोई महान कार्य किया है।
लेकिन एक जवाब नहीं कोई दे रहा कि इस देश का सबसे पहला मुसलमान आतंकवादी कौन था। यह भी लोगों को बताना चाहिए। और गॉडसे ने क्या धर्म से प्रेरित होकर मारा था? उसमें कोई धर्म नाम की चीज थी क्या? यह कहते हुए मारा था कि मैं हिंदू हूं इसलिए इनकी हत्या कर रहा हूं? उसकी अपनी कोई सोच हो सकती है, उसका अपना कन्विक्शन हो सकता है। गलत है सही है यह एक अलग विषय है। गांधी जी के हजारों कामों के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, डिबेट हो सकती है, यह ठीक किया गांधी जी ने, यह गलत किया। लेकिन यह कोई नहीं कह रहा कि वो भारत के राष्ट्रपिता नहीं है। ये राष्ट्रपिता कब बने, कब रेजोल्यूशन पास हुआ कि वो हमारे पिताजी हैं, ये हमें बताया नहीं गया। भाई हमें पता तो चल जाता कि हमारे पिताजी ये हैं। वो कब कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ और देश में कहां पे ये इतना बड़ा माहौल बना कि देश के सारे लोग उनको राष्ट्रपिता बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमको ये भी पता है कि एक ज़माने कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते D.K. बरुआ, उन्होंने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन मैं कहता हूं कि गांधी जी के हत्यारे के बारे में जब भी बात होती है तो ये देश अपोलोजिस्टिक क्यों हो जाता है? चर्चा होनी चाहिए उसके ऊपर। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जो उसामा जी कहते हैं, हफीज सईद साहब कहते हैं, वो कह रहे हैं कि गॉडसे आतंकवादी था। गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, इस पे बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका परिणाम कुछ भी निकले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही किया गलत किया, लेकिन इस पे बात क्यों नहीं हो सकती? दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA पास के कोर्स के अंदर अगर ये पढ़ाया जा सकता है कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई, ये कोर्स में पढ़ाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इस पे चर्चा हो जाने पे किसी को तकलीफ नहीं होती, इसको कहने से कोई नहीं डरता। लेकिन गांधी जी के बारे में गॉडसे ने क्यों मारा? क्या गॉडसे कोई क्रिमिनल था? गॉडसे ने उससे पहले कोई 40-50 हत्याएं की थी? क्या उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड था? तो इस पे चर्चा क्यों नहीं होती भाई? और अगर गॉडसे ने जिस भी कन्विक्शन के तहत मारा गया, लेकिन किसी भी कानून के तहत किसी भी हत्या को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ने ये कह दिया है कि अगर आपको अपनी जान का खतरा हो तो सेल्फ डिफेंस में आप मार सकते हैं। ये क्राइम खत्म कर दिया है। लेकिन एक बात को थोड़ी देर के लिए दूसरे पर्सपेक्टिव में समझें। एक नेता ने अपने देश को भरोसा दिलाया और पूरी ताकत से कहा कि पाकिस्तान अगर बना तो मेरी लाश पे बनेगा। मैं एक उसकी सिमिलरिटी नहीं खींचना चाहता, और उस दौर में बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी को, उनकी क्या ताकत थी कि जब वो नोआखली के दंगों में गए तो जहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, हाथों में तलवारें थी लोगों ने हथियारों से हाथ से उनके तलवारें गिर गईं। गांधी जी के कहने से इतनी स्ट्रांग अपील थी। तो नाथूराम गॉडसे को भी लगा कि ये देश महफूज है, कम से कम ये गांधी के होते हुए नहीं होगा। आप में से किसी ने 15 अगस्त 1947 को जब इस दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था तो बंगाल में और पंजाब में क्या हो रहा था, ये किसी को अंदाजा है? ये क्यों नहीं देश को बताया गया? और हिंदुस्तान के कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सरकार के पास। नेशनल आर्काइव दिल्ली में चले जाएं, उसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। लेकिन हम गीत गा रहे हैं आजादी के। लिहाजा गांधी जी ने जो भरोसा देश को दिया, कोई तस्वीर ऐसी याद है हिंदुस्तान के किसी छोटे बड़े अखबार में कि जिस दिन 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा था तो गांधी क्या कर रहे थे? गांधी थे कहां बैठे हुए थे? कोई प्रतिक्रिया है उनकी? तो ये आजादी, जिसको आप आजादी कह रहे हैं, जिसको हम सब लोग आजादी समझ रहे हैं, जिसमें 21 लाख लोगों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हुई है,
सबसे ज्यादा लाशें पंजाब से की, सबसे ज्यादा उसके बाद लाशें बंगाल में हुई। गांधी के हत्यारे की चिंता है लोगों को। 21 लाख लोगों का मर्डर हुआ, 21 लाख लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? वो किसके खाते में जाएंगी भाई? और क्या इस देशवासियों से पूछा था आपने कि हम एक लाइन खींच देंगे पंजाब से और एक लाइन खींच देंगे बंगाल में और ये मुल्क को हम बांट देंगे? ये किसने तय किया था? कौन कॉन्स्पिरेटर थे? क्या गांधी जी को नहीं पता? क्या गांधी जी की सहमति से नहीं हो रहा था? कि गांधी जी को नहीं पता था कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? तो गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी भाई? अंबेडकर से उनका किसी बात पे विवाद हो गया तो अंबेडकर जी के पास पहुंचे और कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, और धरने पे बैठ गए। तो अंबेडकर जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा, गांधी जी, आपकी जरूरत इस देश को है, आप अनशन मत करिए, मेरी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि आप देश के लिए जरूरी हैं इसलिए मैं आपकी बात की वजह से अपनी बात वापस ले रहा हूं। फिर एक दूसरी घटना घटी जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब भी गांधी जी ने धरना दे दिया। मैं आज पूछता हूं 2019 में, गांधी जी जब जिन्ना अपनी जिद पे अड़ गया था कि पाकिस्तान को बांटेंगे, तो आप उसके सामने धरने पे क्यों नहीं बैठे थे? आप धरना देते, कुछ भी करते, ये देश नहीं बंटने देते ना। मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा गांधी जी ने जिन्ना से बात की हो कि देश मत बांटो। तो जो आपने रवैया अंबेडकर के साथ किया, सुभाष के साथ किया, वो जिन्ना के सामने क्यों नहीं किया आपने? आप ऐसे अमरण अनशन पे क्यों नहीं बैठे कि नेहरू के ऊपर भी दबाव बन जाता? आपने तो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए आप कि जिस जवाहरलाल नेहरू को 14 में से एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी आपने अपने हाई मॉरल ग्राउंड को स्टार्ट किया और कहा पटेल से, क्या कहते कि नेहरू की हार मेरी हार है, और पटेल जी ने कुर्सी छोड़ दी। तो पहली ईवीएम हैकिंग तो आपने तब कर ली थी और ओपनली किया आपने। तो हम किसी आदमी को एक देवता की जगह बैठा दें और फिर उससे कहेंगे जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, और उस पर सवाल उठाएंगे तो लोग कहेंगे देखिए साहब गांधी जी के बारे में, गांधी जी ऐसे थे। भाई गांधी जी को क्रिएट किया गया, मेरा मानना यह है। अंग्रेजों को कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ा था कि उनके अपना एक अंग्रेज जो कलेक्टर था उसने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की नींव रखता हूं, A.O. ह्यूम, और तुम हमें मारना और हमें यहां से भगा देना। इतनी सहमति तो मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। और मैं कहूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखें अगर आप, ठीक है कि उसमें बहुत सारे लोग गए, फिर वापस निकल आए, फिर अलग अलग जगह चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरा जन्म और कांग्रेस पार्टी की अप्रोच में कुछ लोगों को आप देखें कि जैसे ही इस देश में गरम दल का जैसे ही वो आगे बढ़ता था, तत्काल गांधी जी अनशन, अहिंसा, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। जब भी मैंने देखा कि ये ताकतें आगे बढ़ी, गांधी जी खड़े हो गए बीच में आके। और वही ग्रुप जिसे मैं चंडाल चौकड़ी कहता हूं, वही उनके साथ थी। सुभाष बाबू के मामले में गांधी जी ने अनशन किया था, वीर सावरकर के लिए अनशन किया था। तो जो लोग दिल्ली में थे और दिल्ली में सुबह सुबह लिखते थे लेटर टू डॉटर मॉर्निंग, दोपहर में भी लिखते थे, शाम में भी लिखते थे। अंग्रेज पूछता था ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे और फिर खाने में क्या खाएंगे। ऐसी जेल अल्लाह करे पूरे देश को दे दे। और एक आदमी, हजारों लाखों लोग अंडमान से लेकर सब जगह थे, उनकी कहीं इस देश में जिक्र नहीं है। तो हम ये माने कि जो हमने नींव रखी है इस भारत की, ये एक बार ढह जाए तभी ठीक है, ये बगैर ढहे नहीं हो सकती।